आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और दिखाते हैं आपको सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा 15 जनवरी को आर्मी डे परेड की पहली फुल ड्रेस रिहर्सल की भी है, जिसमें भारतीय सेना की ताकत का प्रदर्शन हुआ। शौर्य और पराक्रम को प्रदर्शित करती ये तस्वीरें जयपुर में 15 जनवरी को होने वाली सेना दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की हैं। ये फुल ड्रेस रिहर्सल पहली बार आर्मी एरिया से बाहर जगतपुरा स्थित महल रोड पर हुई, जिसकी शुरुआत भारतीय सेना के बैंड की शानदार प्रस्तुति से हुई। इसके बाद गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित अधिकारियों ने परेड कमांडर को सलामी दी। इस फुल ड्रेस रिहर्सल में भारतीय सेना की अत्याधुनिक सैनिक क्षमताओं का भी प्रदर्शन किया गया, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी एयर मिसाइल और बुलेट प्रूफ वाहनों जैसे अहम उपकरणों का प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर की झांकी में हाई रेजोल्यूशन कैमरों से लैस रोबोटिक डॉग्स और ड्रोन का प्रदर्शन हुआ। सेना की नई स्पेशल फोर्स भैरव बटालियन भी रिहर्सल में नजर आई। कश्मीर की वादियों में हुई बर्फबारी से चारों तरफ बर्फ ही बर्फ बिखरी नजर आ रही है, जिससे एक आकर्षक छटा का दीदार हो रहा है। ये मनोरम दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। वहीं बर्फ पर क्रिकेट खेलकर लोग ये संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि जबरदस्त ठंड के बीच भी उनका जोश हाई है। इन सब के बीच सेना की ओर से नॉर्थ कश्मीर के बांदीपुरा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास गुरेज घाटी के गांव में मेडिकल ऑन फुट अभियान भी चलाया गया, जिसके तहत लोगों का मेडिकल चेकअप करने के साथ जरूरी दवाएं भी मुहैया कराई गई। सेना के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी बर्फीले रास्तों से गुजरते हुए पैदल ही लोगों तक पहुंचे। ये तस्वीरें रामनगरी अयोध्या की हैं, जहां भीषण ठंड के बीच भी नए साल में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रही है। यहां सुबह से ही श्रद्धालु राम मंदिर समेत राम जन्मभूमि के दूसरे मंदिरों के दर्शन करते नजर आ रहे हैं। सुबह के वक्त धुंध के बीच लाइट से जगमगाते मंदिर बेहद आकर्षक दिखते हैं। लोग यहां लाइन में लगकर मंदिर के अंदर जाने की अपनी बारी की प्रतीक्षा करते नजर आते हैं, ताकि अंदर जाकर वो दर्शन पूजन कर सकें। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में प्रयागराज में चल रहे माघ मेले का पलट प्रवाह शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यहाँ बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रही श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल ली है। काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले मार्ग पर नो व्हीकल जोन लगा दिया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई तरह की व्यवस्था की गई है। प्रमुख मंदिरों के 400 से 500 मीटर पहले ही वाहनों को रोके जाने और पार्किंग का प्रबंध किया गया है। गंगा घाट समेत लगभग 2 किलोमीटर क्षेत्र में बैरिकेडिंग की गई है। इस पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग ड्रोन, कैमरे और कमांड सेंटर से की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। झारखंड के जमशेदपुर में इंटरनेशनल डॉग शो का आयोजन किया गया है, जिसमें 43 नस्लों की 326 डॉग शामिल हैं। इस डॉग शो में गोल्डन रिट्रीवर, रॉट वाइलर, डॉबरमैन, लैब्राडोर, बीगल जर्मन शेफर्ड जैसे डॉग नजर आ रहे हैं। जमशेदपुर के जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस 3 दिवसीय डॉग शो के लिए झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली से भी डॉग लाए गए हैं, जो ट्रेनर के साथ तरह तरह के करतब दिखा रहे हैं, जिसका लोग लुत्फ उठा रहे हैं। और अब बात प्रयागराज मिनी कुंभ की। प्रयागराज के माघ मेले में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। आस्था और परंपरा के इस संगम में कई रंग बिखरे हुए हैं। महाकुंभ की तरह ही माघ मेला भी दिव्यता और भव्यता का एहसास करा रहा है। बताया जा रहा है कि मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के मौके पर वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े अमृत स्नान में शामिल हो रहे हैं, जबकि अब तक लाखों की तादाद में लोग स्नान कर चुके हैं। प्रयागराज में रेत पर बसे इस शहर में गंगा की लहरों के बीच आस्था का समंदर उमड़ा हुआ है। मां गंगा, यमुना और सरस्वती की इस त्रिवेणी में श्रद्धा और भक्ति रस के अनगिनत रंग बिखरे हैं। जिस तरह से सनातन धर्म अनादि है, उसी प्रकार से प्रयागराज की महिमा का कोई आदि अंत नहीं है। मान्यताओं के अनुसार उत्कृष्ट यज्ञ और दान दक्षिणा से संपन्न स्थल देखकर भगवान विष्णु और भगवान शिव जैसे देवताओं ने इस स्थल का नाम प्रयागराज रख दिया। ऐसा उल्लेख कई पुराणों से मिलता है।
प्रयागराज की ये महिमा है कि जहाँ गृहस्थ कल्पवास और स्नान ध्यान समेत कई सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुण्य का लाभ ले रहे हैं, वहीं प्रयागराज की रेती वैरागियों की तपोभूमि बनी हुई है। लेकिन माघ मेला कल्पवास और साधना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुंभ और महाकुंभ की परंपरा को आत्मसात करते हुए अमृत स्नान का साक्षी भी बनेगा। प्रयागराज का माघ मेला 2026 कई नई उपलब्धियों से भरा है और इस बार इस माघ मेले में भी एक नई कड़ी जुड़ रही है। अक्सर महाकुंभ अर्धकुंभ में शाही स्नान यानी अमृत स्नान जो अखाड़े हैं वो किया करते थे, लेकिन इस बार 3 अखाड़े इस बार अमृत स्नान करेंगे, जिसकी तैयारियां जोर शोर पे चल रही है। इस बार माघ मेले में मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के पावन अवसर पर वैष्णव संप्रदाय के 3 प्रमुख अखाड़े निर्मोही अनी, निर्वाणी अनी और दिगंबर अनी पूरे वैभव और धार्मिक मर्यादा के साथ संगम में अमृत स्नान करेंगे। कुंभ महाकुंभ की तर्ज पर इस बार माघ मेले में वैष्णव अखाड़ों का स्नान ध्वज पताका, अस्त्र शस्त्र, बैंड बाजे और रथों के साथ होगा, जिसमें सैकड़ों संत, महंत, महामंडलेश्वर और पदाधिकारी पारंपरिक वेशभूषा में संगम तट पर पहुंचकर अमृत स्नान के भागी बनेंगे। अमृत स्नान का उत्साह सारे संतों महंतों में है। समस्त कल्पवासी उसको देखना चाह रहे हैं। कुंभ के स्वरूप में जो आप लोगों ने शाही अमृत स्नान का दर्शन किया, वो इस बार माघ मेले में भी उसी दिव्यता और भव्यता के साथ, शस्त्रों और शस्त्रों के साथ, हनुमान जी की ध्वजा के साथ, घोड़ा वड्डियों के साथ, बैंड बाजों के साथ, उत्साह के साथ, वही रथ और जलूस होते हुए हम सब लोग जगतगुरु द्वाराचार्य महामंडलेश्वर श्री महंत महंत सब लोग सज धज के भगवान की आराधना उपासना करते हुए और संगम में स्नान करने जाएंगे और वह संगम का स्नान दिव्यता और भव्यता के साथ पूरा विश्व देखेगा। निश्चित तौर पर संगम में अमृत स्नान की वो तस्वीर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक होगी, बल्कि सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को साकार भी करेगी। इस बार हम ठाट चौक के बैरागी संतों महामंडलेश्वरों ने अमावस्या का और बसंत पंचमी का 2 स्नान करने का आह्वान किया है और आगामी माघ मेलों में यह तीनों स्नान को हम लोग माघ मेले की कड़ी से जोड़ेंगे। जहां अमृत स्नान सनातनी परंपरा के लिए गौरवशाली पल रहा है, ऐसे में वैष्णव अखाड़ों के अमृत स्नान की दिव्यता और भव्यता की साक्षात मिसाल ये माघ मेला बनने जा रहा है। जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण पूरे उत्तर भारत का पारा लगातार गिर रहा है, वहीं आस्था, विश्वास और भक्ति की त्रिवेणी प्रयागराज की रेती पर भी पारा लुढ़ककर 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लोग गर्म कपड़ों के साथ अलाव का सहारा ले रहे हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और संगम नगरी प्रयागराज भी शीत लहरी की चपेट में है। हम इस वक्त माघ मेले में हैं और माघ मेले में जगह जगह लोग अपने आग की व्यवस्था करके अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। माघ मेला क्षेत्र में यहाँ पर लोग आग जलाए हुए बैठे हुए हैं और इस ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मेला प्राधिकरण की ओर से भी मेला क्षेत्र में जगह जगह अलाव के इंतजाम किए गए हैं और लोग आग तापते हुए भजन कीर्तन में लीन हैं। ये कल्पवासी कैंप की तस्वीर है, जहां प्रचंड ठंड में माघ मेले में भी कल्पवासियों का जोश हाई है। भीषण ठंड और दूर दूर से आए श्रद्धालुओं की सुविधा और स्वास्थ्य के लिए 2 बड़े चिकित्सालय भी बनाए गए हैं, जिनके नाम हैं त्रिवेणी चिकित्सालय और झूसी क्षेत्र में गंगा चिकित्सालय। इनमें गंगा चिकित्सालय को शहर के बड़े अस्पतालों की तर्ज पर बनाया गया है। ये 20 बेड का आधुनिक अस्पताल है, जिसमें ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी, डिलीवरी पॉइंट, वैक्सीनेशन केंद्र, प्री नेटल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है, जहां बाल रोग विशेषज्ञ और दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। इसके अलावा एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां मरीजों की सूचना पर तुरंत एम्बुलेंस या अस्पताल पहुंच मुहैया कराई जाती है। और खास बात यह है कि इस अस्पताल में सभी सुविधाएं मुफ्त हैं। जोशी साइड में गंगा इस पार एक बड़ा अस्पताल बनाया गया है, जिसका नाम गंगा चिकित्सालय रखा गया है।
और ये बड़े पैमाने पर अस्पताल बने हुए हैं। यहाँ सारी सुविधाएं हर तरह की दी जा रही हैं। क्या क्या सुविधाएं हैं सर यहाँ? जैसे कि हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, महिला डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं और जनरल फिजिशियन हैं, डेंटल हैं, आई के डॉक्टर हैं, मतलब हर तरह के डॉक्टर हैं और जांचें भी हैं, जिसमें हर एक जांच और सारे चिकित्सक हमेशा उपलब्ध रहते हैं। क्या ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर? ऑपरेशन माइनर ओटी है, जैसे प्रसव के लिए है, तो हमारे पास डॉक्टर भी हैं, स्टाफ भी हैं, जो इन केस कोई आता है तो उनको प्रसव कराया जा सकता है। अस्पताल में मरीजों का अच्छे से इलाज हो रहा है और श्रद्धालु इन सुविधाओं से काफी संतुष्ट हैं। मैं 4 नंबर से आया हूँ, 1 महीने कल्पवास कर रहा हूँ और मेरी पेशाब में कुछ प्रॉब्लम थी, उसका मुझे दवा मिल गया है और सुविधा कैसी है? सुविधा बढ़िया है। प्रयागराज की पावन रेती पर वैराग्य और आस्था की बयार एक साथ बहती है। श्रद्धा और अध्यात्म की ये विरासत सदियों से प्रयागराज की रेती पर रचती बसती रही है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं सोमनाथ के स्वाभिमान पर्व की। सोमनाथ धाम में आस्था और स्वाभिमान का उत्सव मनाया जा रहा है। आज इस पर्व का दूसरा दिन है, लिहाजा बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोमनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस पर्व के दौरान न सिर्फ कई धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, बल्कि कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेने के लिए शनिवार की शाम सोमनाथ पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। ये भव्यता, दिव्यता और स्वाभिमान की उस गाथा का संपूर्ण सार है जो हजारों साल से सोमनाथ की पहचान रही है। सोमनाथ मंदिर पवित्र स्मृति के 12 पवित्र शिवलिंगों में से एक है। अर्थात मैं सौराष्ट्र देश में इस विशाल पृथ्वी पर देखी जाने वाली भगवान सोमनाथ के चरणों की शरण चाहता हूँ। वो एक चमकदार वस्तु के रूप में भी है और साथ ही चंद्रमा के अंक के रूप में शिखा रत्न के साथ भी है। वो हम में भक्ति की भावना पैदा करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। शैल श्रृंग सम विशाल जटा झूठ चंद्र भाल गंग की तरंग माल विमल नीर गाजे लोचन त्रय लाल लाल चंदन की खोरी बाल कुमकुम सिंदूर गुलाल प्रकटी वर्षाजे मुंडन की कंठमाल विरचित हृदय खुशाल जो सबके हृदय है वो खुशहाल होने वाले हैं। गुजरात की पवित्र धरा, सौराष्ट्र का सागर तट और सोमनाथ का कण कण शिवमय हो चुका है। महादेव के जयकारों से आकाश गुंजायमान है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। सोमनाथ मंदिर में लगातार ओंकार नाद का जाप किया जा रहा है और ये तीर्थ इस वक्त आस्था की सबसे बड़ी धुरी बनकर सामने आए हैं। देश के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में शौर्य गाथा कार्यक्रम 1000 साल पहले गजनवी ने आक्रमण किया था और उसमें बलिदान जिन लोगों ने दिया है, जिन वीर पुरुषों ने दिया है, उनकी याद में यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है वो कल आने वाले हैं, मगर उससे पहले आज यहाँ पर काफी जोर शोर से जुलूस निकला है। यहाँ का माहौल है वो शिवमय बना हुआ है। आज सोमनाथ महादेव मंदिर में जो ओंकार नाथ का जाप है वो पिछले 72 घंटे तक चलने वाला है। कल से उनकी शुरुआत हुई है, जो परसों तक ये जाप है वो शुरू रहेगा। इनके अलावा यहाँ पर आज साधु संतों की रवेड़ी है जो सुबह डमरू और डाक के साथ यहाँ से गुजरी थी। सोमनाथ के शंख चक्र से लेकर सोमनाथ महादेव मंदिर तक ये रवेड़ी सुबह निकली थी, मगर अभी शाम को फिर से साधु संतों की एक रवेड़ी गुजरी है। ये रवेड़ी के अंदर 500 से ज्यादा साधु संतों है वो यहाँ से अपने अलग अलग कर्तव्य दिखाते हुए गुजरे हैं। यहाँ पर अलग अलग रथों है और इस रथों पे सवार साधु संत होकर यहाँ से गुजरे हैं। जो रथ है वो रंग बिरंगी लाइटों से सजे हुए हैं।
सोमनाथ शौर्य गाथा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को सोमनाथ पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले सोमनाथ में उत्साह, उमंग और रोमांच का माहौल देखने को मिल रहा है। मानो सोमनाथ में कैलाश की अनुभूति हो रही है। हजारों सालों के अत्याचार बाद, हजारों सालों के तोड़ फोड़ बाद, जब आज़ादी के बाद हमारा ये जो सोमनाथ महादेव मंदिर फिर से प्रतिष्ठित हुआ है और फिर से जब हिंदुओं का स्वाभिमान जगा है, तो आज ये स्वाभिमान यात्रा, स्वाभिमान पर्व जो है सभी हिंदुओं में एक नया उत्साह एवं आनंद भर रहा है। आज सोमनाथ के शंख चक्र से हमीर जी गोहिल सर्कल और सोमनाथ मंदिर तक साधु संतों ने डाक और डमरू के साथ विशाल रैली निकाली। जिसमें सैकड़ों साधु संत शामिल हुए। इस रैली में डाक और डमरू की गूंज से पूरा सोमनाथ क्षेत्र गूंज उठा। सोमनाथ आने वाले श्रद्धालु डमरू और जय सोमनाथ के नाद से रोमांचित हो उठे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व गुजरात का ये अनोखा पर्व है जो 1000 सालों के बाद सोमनाथ जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे आज शौर्य यात्रा के रूप में प्रस्तापित किया गया है और 8 से लेकर 11 तारीख तक यहाँ भजन भोजन और शिव के नाद के साथ सबको एक आस्था से जोड़े रखने का ये भगीरथ कार्य आज यहाँ पे संतों गण की उपस्थिति है। शौर्य के गाथा यहाँ पे गाई जाएगी। जो वीर हमीर जी गोहिल जिन्होंने अपना मस्तक शिव जी के लिए समर्पित किया था, वैसे वीरों की भी गाथा यहाँ सुनाई जाएगी। गुजरात के नामांकित कलाकारों के द्वारा और भारत के नामांकित कलाकारों द्वारा यहाँ पे हर रोज म्यूजिकल शो, भजन भोजन भाव सब होगा। बताया जाता है कि 1000 साल पहले महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। उसकी कोशिश आस्था के इस महातीर्थ का नामो निशान मिटा देने की थी, लेकिन आस्था, स्वाभिमान और सनातन संस्कृति की चेतना ने इस तीर्थ को फिर से खड़ा कर दिया। आज ये मंदिर भारत के वैभव और सनातन की जिजीविषा की गौरव गाथा के प्रतीक के तौर पर शान से खड़ा है। की जो जावो जलाली थी वो लूटने के लिए वो उसने प्लान किया और गिजनी से हिजरी संवत 416 शाबान की 22 तारीख को अक्टूबर 18 1025 को वो 30,000 के सैन्य के साथ सोमनाथ पर आने को निकला। तो वहाँ से गिजनी से मुल्तान, जैसलमेर, लोकाद्रा, चिकलोदरा, अणहिलवाड़, पाटन, मोटेरा, भाल, देलवाड़ा पहुंचा। आज की जो जोग्राफिकल पोजीशन है तो आपको सवाल होगा कि देलवाड़ा कैसे निकला, पर वो भाल से, वो लिमड़ी से ऊपर से देलवाड़ा आया और 80 दिवस बाद गजनी से निकले कि 80 दिवस बाद हिजरी संवत 416 जिल्दाद 14 तारीख को 1026 की 6 जनवरी को मोहम्मद ने पहली बार सोमनाथ देखा। सोमनाथ धाम में वेद की ऋचाएं दसों दिशाएं गूंज रही हैं। वेद मंत्रों से महादेव के इस पावन धाम में देवताओं का आह्वान किया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस महापर्व के अवसर पर पूरा परिसर आध्यात्मिक वातावरण में रचा बसा नजर आ रहा है। मंदिर और आसपास के इलाकों को इसी तरह रोशनी से सजाया गया है। ये रबड़ी को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर काफी लोग हैं जो श्रद्धालु है, हजारों की तादाद में यहाँ पर है। ये पूरा रास्ता लगभग 1 से 1.5 किमी लंबा है और इस रास्ते पे जब रबड़ी गुजर रही है तो दोनों तरफ बड़ी संख्या में साधु संत इस रबड़ी में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरी जगह है, दोनों तरफ से ये बड़ी संख्या में श्रद्धालु है जो लोग है सोमनाथ महादेव मंदिर में जो दूर दूर से दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, वो भी इस रबड़ी को देखने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और लोग इस रबड़ी से गुजर रही है तो उसकी तस्वीरें ले रहे हैं, सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं।
श्रद्धालुओं को लेकर हर दिन 4 अलग अलग शहरों से एक एक ट्रेन सोमनाथ पहुंच रही है। ये ट्रेनें सूरत, राजकोट, वडोदरा और अहमदाबाद से चलाई जा रही है। इन ट्रेनों से देश भर के संत, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग और बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोमनाथ पहुंच रहे हैं। फिलहाल इंतजार 11 जनवरी का है, जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पधारेंगे। इस तरह से ये पूरा माहौल, अद्भुत माहौल बना है। अखंड ओमकार का जाप होना, मैं मानता हूँ कि ये शायद विश्व में पहली बार होगा, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में पहली बार होगा। माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरह से आस्था और श्रद्धा पूरे विश्व में, पूरे देश में सभी जनसमूह को लेके जिस तरह से बढ़ाई है, मैं नरेंद्र भाई को नतमस्तक प्रणाम करता हूँ और सोमनाथ महादेव को प्रार्थना करता हूँ कि हमारे नरेंद्र भाई के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, विश्व के ऊपर उसका आशीर्वाद सदैव बना रहे। जय सोमनाथ। फिलहाल तो सोमनाथ में चारों ओर उत्सव ही उत्सव है। शहर की दीवारों पर महादेव की अलग अलग मुद्राओं वाली पेंटिंग्स आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास करा रही हैं और हवा में शान से लहराते धर्म ध्वज सनातन का गान कर रहे हैं। सोमनाथ से दिलीप मोरी के साथ दिलीप जोशी, गुड न्यूज टुडे। यूपी में ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए साइबर कमांडो तैयार। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। यूपी में साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। यहाँ साइबर कमांडो की एक विशेष टीम तैयार की गई है, जो साइबर अपराधियों के खिलाफ मोर्चा संभालेगी। साइबर कमांडो की इस टीम में कुल 15 चयनित पुलिसकर्मी हैं, जिन्हें तकनीकी दक्षता, विश्लेषण क्षमता और फील्ड अनुभव के आधार पर चुना गया है। इनकी तैनाती पुलिस मुख्यालय में की गई है। इन साइबर कमांडो को देश के प्रतिष्ठित तकनीकी और सुरक्षा संस्थानों के विशेषज्ञों ने ट्रेनिंग दी है। अब ये कमांडो जिले, जोन और रेंज स्तर के पुलिसकर्मियों को साइबर अपराधियों से निपटने की खास ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि पूरे प्रदेश में हर स्तर पर साइबर अपराधियों पर कार्रवाई हो सके। आम जनता की सहूलियत और शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए गुरुग्राम पुलिस ने अपना आधिकारिक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। इसके लिए एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर 9599964777 जारी किया गया है। इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव करके लोग सीधे पुलिस के चैटबॉट से जुड़ सकते हैं। पुलिस के मुताबिक ये सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इस पोर्टल के जरिए आप अपनी लोकेशन के आधार पर नजदीकी थाने का नाम, पता और संपर्क नंबर तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सड़कों पर लगने वाले जाम या ट्रैफिक नियम उल्लंघन की शिकायत अब फोटो और लोकेशन के साथ व्हाट्सएप पर दर्ज कराई जा सकेगी। अगर आपका मोबाइल खो गया है तो उसकी शुरुआती जानकारी और रिपोर्ट की प्रक्रिया में ये चैटबॉट गाइड करेगा। इमरजेंसी की स्थिति में सभी महत्वपूर्ण विभाग के नंबर एक ही जगह मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को एक बड़ी कामयाबी मिली। आज यहाँ 63 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 18 महिला नक्सली भी शामिल हैं। इन नक्सलियों पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित था। सरकार के पूना मार्गेम अभियान के तहत इन्होंने बंदूक छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का फैसला लिया। तमिलनाडु के तंजौर में सड़क सुरक्षा को लेकर अनूठी पहल की गई। यहाँ एक एनजीओ ने सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक लोगों को फिल्म पराशक्ति की टिकट फ्री में बांटी, वो भी एक व्यक्ति को 3 टिकट। ये टिकट उन बाइक सवारों को मिली जो हेलमेट पहनकर सड़क पर बाइक चला रहे थे। पराशक्ति बड़े बजट की तमिल फिल्म है, जिसमें शिव कार्तिकेयन लीड रोल में है। देवघर के प्रसिद्ध बैद्यनाथ मंदिर में आज दान पत्र खोले गए, जिनमें श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया लाखों रुपए का चढ़ावा, विदेशी मुद्रा, पुरानी चांदी के सिक्के और सोने चांदी के आभूषण मिले हैं। मंदिर परिसर के सभी दान पत्रों को मंदिर प्रशासन की देखरेख में कड़ी सुरक्षा के बीच खोला गया। इन दान पत्रों से कुल 15,53,215 रुपए के अलावा नेपाली नगद 1,525 रुपए, $1 और 10 दिरहम दान के रूप में मिला है। न्यूज पथ पर आ गए हैं धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को सेंसेक्स 605 अंक लुढ़ककर 83,576 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 194 अंक फिसला, ये गिरकर 25,683 पर आ गया। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 1,200 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,41,700 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 6,500 रुपए ऊपर चढ़ी। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 2,50,000 रुपए हो गई।
शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 26 पैसे की गिरावट आई। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 90 रुपए 16 पैसे हो गई। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर जरूरतमंद बच्चों के दाखिले को लेकर जारी नई गाइडलाइंस की। यूपी की योगी सरकार ने आरटी यानी कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के तहत निष्पक्ष दाखिला प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस कानून के तहत ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके के बच्चों को मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में 25% आरक्षण मिलता है। यूपी सरकार की ओर से जारी आदेश में राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेट और एजुकेशन अथॉरिटी को 2026-27 के सत्र में नए दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। नई गाइडलाइंस के तहत सरकारी मदद न लेने वाले मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को कक्षा 1 या एंट्री लेवल से कम 25% ईडब्ल्यूएस छात्रों को दाखिला देना होगा। ये प्रावधान प्री प्राइमरी स्टेज से लेकर कक्षा 8 तक लागू रहेगा, जिसमें गरीब जरूरतमंद बच्चों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। सभी जिलों में गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में कुल सीटों पर 25% दाखिले आरटीई की तहत फिक्स किए गए हैं। दाखिले की पूरी प्रक्रिया आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन की जाएगी। पेरेंट्स को अपने आसपास के 10 स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। दाखिले 2 स्टेज ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम से फाइनल किए जाएंगे, जिसमें पूरी तरह से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। पहली स्टेज में दाखिले के लिए आवेदन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास जाएंगे और फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास भेजे जाएंगे। स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे दाखिला लेने वाले ईडब्ल्यूएस छात्रों से किसी तरह की फीस या फिर अतिरिक्त दस्तावेज ना मांगे। दाखिले के लिए मना करने या फिर पेरेंट्स का उत्पीड़न करने समेत किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर स्कूल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें स्कूल की मान्यता तक रद्द की जा सकती है। ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए प्राइवेट स्कूलों को या फिर सरकार की ओर से तय रेट या फिर स्कूल की वास्तविक फीस के आधार पर पैसा मिलेगा। वर्तमान में एक छात्र के लिए हर महीने अधिकतम 450 रुपए की फीस निर्धारित है। इसके अलावा पेरेंट्स को हर साल एक बच्चे के लिए 5000 रुपए मिलेंगे, जिससे वे यूनिफॉर्म और किताबें खरीद सके। सभी जिलों में मजिस्ट्रेट की निगरानी में मॉनिटरिंग कमेटी नियम का पालन करने के साथ ही ये देखेगी कि आरटीई के तहत दाखिला पाने वाले बच्चों के साथ किसी तरह की भेदभाव ना किया जाए। यूपी सरकार के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की पढ़ाई को लेकर जारी किए गए नए दिशा निर्देशों पर हमने चंदौली में लोगों से बात की और उनकी राय जानी। जो राइट टू एजुकेशन के तहत पढ़ाई होती है उसमें निगरानी भी रखी जाएगी मजिस्ट्रेट, जो जिला मजिस्ट्रेट होंगे उनके तहत। तो ये जो बदलाव हुआ है उसको लेकर के क्या कहते हैं आप? यह एक बहुत ही शानदार निर्णय है। राइट टू एजुकेशन के तहत वो अभिभावक जिनके सपने थे कि हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ें, उनके सपने पूरे होंगे। हालांकि ये पहले से था कि 25% तक के बच्चों, गरीब बच्चों को उनको पढ़ाना है, लेकिन जो विद्यालय प्राइवेट स्कूल होते थे वो खाना पूर्ति करते थे। जो आधार कार्ड का नियम अनिवार्य कर दिया गया, उससे उनकी खाना पूर्ति वो नहीं कर पाएंगे। यह निर्णय आने वाले समय में विकसित भारत के सपने को भी पूरा करेगा और एक मील का पत्थर साबित होगा। इस विषय में तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि जो मध्यम वर्ग परिवार है उसको आज के समय में जो बढ़ती स्कूलों की फीस है उसमें अगर सरकार इतना सहयोग कर रही है तो ये अति उत्तम है और सरकार का ये निर्णय बहुत अच्छा है और ये हमारे भारत को विकसित भारत बनने से रोक नहीं पाएगा। सरकार का हर कदम इस निर्णय पर काफी सराहनीय कार्य है और हम सबको भी, गार्जियन को, परिवार के हर सदस्यों को इसमें आगे आना चाहिए और इस शिक्षा की नीति पर और उनके कार्यों पर हमें अपनी निगरानी में, देख रेख में इसको सरकार के प्रति संपूर्ण समर्थन व्यक्त करना चाहिए। सरकार की ये पहल तो बहुत अच्छी पहल है, लेकिन इस सरकार को इससे भी एक कदम आगे बढ़ करके एक मिडिल क्लास फैमिली के विषय में भी सोचना चाहिए, जिससे उनके भी कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ ना पड़ पाए। और बाकी तो ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की कि जो बच्चे पैसे के अभाव में जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे थे, अच्छे स्कूलों में उनको दाखिला नहीं मिल पा रहा था, अब इससे उनको उनका सपना पूरा हो। इसकी मैं बहुत ही प्रशंसा करती हूँ और इसमें अभी जो ये कुछ पारदर्शिता, जो आधार कार्ड का आपने कहा, तो आधार कार्ड को अनिवार्य करके ये पूरी पारदर्शिता इसमें शामिल की गई है कि अब कहीं भी कोई भ्रष्टाचार या कहीं कोई रोक हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और
जो गरीब तबके के लोग हैं उसका लाभ ज्यादातर गरीब तबके के लोग भी उठा पाएंगे, क्योंकि उनके बच्चे जो वंचित रह जाते थे पढ़ने से, आगे बढ़ने से, उनको इसका भरपूर लाभ मिलेगा। सर हमारा यही कहना है कि जो चीजें निर्णय लेके गई है अभी, उस निर्णय से मतलब जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, हमारे साथी संगति जो भी हैं, जो फीस को लेकर के क्लास नहीं कर पा रहे थे, अब उनको भी क्लास करने का मौका मिलेगा। हमारा यही कहना है कि इस चीज को लेकर के बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। ये बदलाव देखिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आधार कार्ड की जहां अनिवार्यता की बाध्यता हो गई है, तो वहां कुछ भी कोई भी गलत इंफॉर्मेशन स्कूल में नहीं जा सकती है। बच्चों को एक मूल रूप से समान रूप से अधिकार मिलेगा शिक्षा का, और आधार कार्ड की अनिवार्यता से मतलब जो कुछ भी रहेगा बहुत ही मौलिक रहेगा, उसमें कोई धांधली की भी कोई गुंजाइश नहीं है। मकर संक्रांति के पर्व पर पतंगबाजी की परंपरा है। देश भर में इसको लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जाता है और इसको लेकर बाजार भी सज गए हैं, जहां रंग बिरंगी अलग अलग डिजाइन वाली पतंगों से बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। और खास बात यह है कि इस बार पतंग कारोबारी से लेकर विक्रेता और खरीदार हर कोई चाइनीज मांझे के बदले देसी मांझे पर जोर देता नजर आ रहा है। देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति को लेकर पतंग के बाजार सज चुके हैं, जहां एक से बढ़कर एक डिजाइन की पतंगें बिक रही हैं। एक से बढ़कर एक पतंगों के इन बाजारों में भरमार है। वैरायटी, दाम और कस्टमर की डिमांड के हिसाब से पतंग बाजारों में उपलब्ध हैं, जहां लोग पहुंचकर अपनी पसंद के पतंग की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। वाराणसी में पतंग के लिए मशहूर औरंगाबाद के इस बाजार को देखिए। यहाँ दुकानों में तरह तरह के पतंग देखने को मिल रही हैं। साथ ही उसे उड़ाने के लिए लटाई यानी चरखी और मांझा भी बिक रहे हैं। यहाँ ज्यादातर पतंग बाहर से ऑर्डर देकर बनवाई जाती है। रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर, इलाहाबाद से पतंग तैयार कराकर यहाँ मंगवाई जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ खतरनाक चाइनीज मांझे की जगह मुरादाबाद और बरेली के धागे वाले मांझे बेचे जाने पर दुकानदार भी जोर दे रहे हैं। मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का पर्व अब से कुछ ही दिनों में आने वाला है। इस समय वाराणसी के पतंग बाजार के लिए मशहूर औरंगाबाद के मार्केट में हम मौजूद है और देख सकते हैं चारों तरफ पतंग का अंबार इस दुकान में लगा हुआ है। किस किस प्रकार की पतंग है? वैरायटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्वालिटी बढ़ती जा रही है, कस्टमर का डिमांड भी बढ़ता जा रहा है। हर तरीके से मिला के हर साल त्यौहार में प्रोग्रेस है और लेने वालों में उत्साह भी है। त्यौहार मनाने के लिए पहले पतंगे जी जो 2-3 रुपये की थी, आज 7-8 रुपये की है, फिर भी क्वांटिटी में लोग बल्क में लेने आ रहे हैं। उत्साह में कमी नहीं है और धंधे में भी कमी नहीं है। और दिन पर दिन धागा मंजे पर लोग वो हो रहे हैं, कवर कर रहे हैं। साल 2 साल में चाइना मंजा एकदम खत्म हो जाएगा मार्केट से। मतलब जो पारंपरिक मांझे आते हैं बस उसी पे चालू हो गया, चल रहा है वो। 70 से 80% लोग धागा मंजा मांग के ले आ रहे हैं। हम लोगों ने भी यहाँ पे इस मंडी से बहिष्कार कर दिया है। धागा मंजा देखिए आपके पास सारे लॉट लगे हुए हैं, अच्छे कारीगर मुरादाबाद के, बरेली के, और धागा मंजे बिक रहे हैं, अच्छा बिक रहा है। जो दुकानदार है उनकी व्यस्तता है। हमारे साथ कुछ खरीदार भी मौजूद हैं जो पतंगबाज हैं। पतंगबाजी का शौक है आपको, तो कौन कौन सी पतंग खरीदने आए हो आप? मैं यहाँ पे अद्दी मजूली सब लेता हूँ, सब एक बराबर रहती है। उड़ाने में तो पुरानी मजा है। लगभग सभी दुकानों पे नजर आएगी और लोग यहाँ जो भी पतंगबाजी के शौकीन हैं वाराणसी में, वो यहाँ आकर पतंग जरूर लेते हैं। यूपी में चाइनीज मांझे को लेकर सतर्कता भी बरती जा रही है। ये तस्वीरें देखिए जो सहारनपुर की है। यहाँ नगर निगम की तरफ से ऊंचे ऊंचे खंभों पर तार बांधे जा रहे हैं ताकि खतरनाक तरह के मांझे उसमें उलझ कर रह जाएं और दोपहिया वाहन चालकों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचे। सबसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को, युवाओं को समझाएं कि वह चाइनीज मांझे का प्रयोग ना करें और ये बड़ा ही उत्साह का, उल्लास का त्यौहार है। इसको उल्लास से, उत्साह के साथ मनाएं। नगर निगम में जो ब्रिजेस हैं उन पर कई बार ये मांझा आकर फंस जाता है, जिससे जो लोग अपनी बाइक से, स्कूटर से आ रहे होते हैं उन लोगों को चोटिल हो जाते हैं या कट जाते हैं काफ़ी कुछ। उसके क्रम में पहले भी हम लोग ने किया था, अभी परसों भी हमारी टीम ने पूरा सब पुलों का निरीक्षण किया है। वहाँ पर कटीले तार साइडों में बांधे गए हैं जिससे मांझा आकर वहीं फंस जाए और वो सड़क के ऊपर ना आए और लोगों को नुकसान ना हो। एक आपके साथ और बात साझा करना चाहता हूँ कि हम सब लोग ने मिलकर यह विचार किया और हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं। हमारे जितने भी पुल हैं उन पुलों के ऊपर हम लोग दोनों तरफ बैरिकेटिंग लगा के एक वॉल क्रिएट करें, फॉल्स वॉल, और उसको ग्रीन कॉरिडोर में अच्छा सुंदर करके लोगों को प्रस्तुत करें। इस क्रम में भी हम लोग काम कर रहे हैं और अगले वर्ष तक शायद ये काम भी हो जाएगा।
गुजरात में मकर संक्रांति के मौके पर जमकर पतंगबाजी होती है। अहमदाबाद में सजे इस पतंग बाजार को देखिए, यहाँ लड़ाकू विमान से लेकर कार्टून और अलग अलग मुखौजा वाली पतंगे मौजूद हैं। तो लटाइयों से लेकर मांझे तक भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ भी दुकानदारों का जोर देसी मांझे पर ही है। इस बार काफी सारी चीजें नई आई है। फिरकियों के अंदर हमारे पास सबसे बेस्ट फिरकी है पूरे मार्केट में, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ आनंद सीजनल स्टोर में ही मिलेगी। AK56 9 तार, AK56 12 तार, ये हमने नई लॉन्च की है। ये प्लास्टिक की डोरी से भी सबसे ज्यादा अच्छी है। प्लास्टिक की डोरी जैसे आप देख रहे हो बैन हो चुकी है और वो बहुत नुकसान भी करती है लोगों को, तो इसलिए लोगों की उत्तरायण ना बिगड़े, लोगों को मजा है, वो फील है, उसलिए हमने कॉटन की ही वैसी डोरी बनाई है कि वो अगर कोई आपके सामने प्लास्टिक की पतंग उड़ा रहा है ना, तो वो आपकी वो डोरी को भी काट देगी। वैसी डोरी है ये। AK56 में 9 तार भी है और 12 तार भी है। उत्तर हो या पूरब या दक्षिण या पश्चिम, देश भर में इन दोनों मकर संक्रांति के पर्व को लेकर होने वाली पतंगबाजी को लेकर बाजारों में रौनक बिखरी हुई है। तेलंगाना के हैदराबाद में तो कई ऐसे परिवार हैं जो पतंग लटाई से लेकर मांझा बनाने की परंपरा को दर्शकों से सहेज कर रखे हुए हैं। यहाँ मौजूद मनोज पतंग की दुकान 1960 में शुरू हुई थी, जिसे परिवार की चौथी पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। यहाँ पतंग बनाने के हुनर में बांस के फ्रेम को आकार देने से लेकर सूती धागे का मांझा तैयार करने की ये विरासत आगे बढ़ रही है। 1960 से कारोबार है, ये खानदानी पेशा है, ये चौथी पीढ़ी हमारी काम कर रही है। और जो है सो जो ये तंगूस का मांझा जो आ गया ना, जब से कारोबार में बहुत इफेक्ट पड़ा साहब। हमारा जो है सो मांझा भी मेकिंग है, हम मांझा भी बनाते जभी से 1960 से मांझा यही बेचते आज तक, और तंगूस नहीं बेचे हम। तंगूस जो है सो एकदम हानिकारक है साहब, नुकसान है लोगों को। बचपन से हम पतंगा पिलाते आते, अभी भी पिलाते, शौक है। एक फेस्टिवल है जो पूरे इंडिया में मनाया जाता है, इंटरनेशनल में भी मनाया जाता है। मैं बहुत बचपन से लेता हूँ पतंग, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का यहाँ पे मिलता है, हाथ से बना हुआ मिलता है। हैदराबाद में पतंग उड़ाने का मौसम शुरू होने के साथ ही शहर का ऐतिहासिक पतंग बाजार गुलजार हो जाता है। इमरान खान भी अपनी पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाने वालों में ही शामिल हैं। पतंग के कारोबार से इनकी पीढ़ियों का नाता है। अभी हम लोग स्पेशल है कि ये प्लेन पतंग के लिए खान साहब नाम है हम लोग का काइट है। प्लेन पतंग गोल खाम बोलते, फिनिशिंग रहता, देख लीजिए आप, इसके स्पेशल है। डिजाइन वगैरह हम नहीं बनाते, और हमारे पास मांझा पूरा हैदराबाद का रहता, बरेली मांझा रहता। तंगूस मांझा तो 7-8 साल से तो मैं तो नहीं बेच रहा हूँ। बदलते समय के बावजूद हैदराबाद का पतंग बाजार विरासत, सामुदायिक जुड़ाव और सरल परंपराओं की खुशी का प्रतीक है। ये तो हमारा खानदानी है, ओन मैन्युफैक्चरिंग है हमारा। पेपर कैट्स का, हैदराबाद का जो पेपर कैट्स है ओन मैन्युफैक्चरिंग है। ये हमारे बड़ों से चल लेते हुए आ रहा है, उसके बाद मैं कर रहा हूँ। प्राइस मिनिमम डजन पतंग का 50 रुपीज डजन से है हमारे पास। 50 रुपीज डजन से लेके 500 रुपीज डजन तक है पेपर में, पढ़नी में। अगर इसमें आप और फैंसी में ले लेंगे, जैसे कि कपड़े का पतंग जो आता बाहर का, चाइना का, इधर का जो आता ना, जो वो पतंग महंगा रहता, वो पेपर का रहता, वो कपड़े का रहता पतंग महंगा रहता। कुल मिलाकर सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार देश के सभी पतंग बाजारों में पतंग कारोबारी से लेकर दुकानदार और ग्राहक तक हर कोई चाइनीज मांझे की जगह देसी मांझे को तवज्जो देते नजर आ रहे हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल, सहारनपुर से राहुल कुमार और हैदराबाद से अब्दुल बशीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। के रोमांच का आगाज, जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे लिए चले खेल चक्कर। आज से महिला क्रिकेट का रोमांच शुरू हो गया है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग का आगाज हो गया है। लीग का पहला मुकाबला 2 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और 2024 के विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच हो रहा है। इस मुकाबले में महिला विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के 7 खिलाड़ी शामिल हैं। खास बात यह है कि इनमें भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत और उप कप्तान स्मृति मंधाना एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं। हरमनप्रीत मुंबई इंडियंस और स्मृति मंधाना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान हैं। टीम इंडिया नए साल में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के लिए कमर कस चुकी है। भारतीय क्रिकेट टीम 2026 के अपने इंटरनेशनल मैच का आगाज न्यूजीलैंड के खिलाफ करने जा रही है। 11 जनवरी से दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू हो रही है, जिसका पहला मुकाबला बड़ोदरा में होगा। इस मैच में एक बार फिर टीम के 2 सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली भी मैदान पर नजर आएंगे।
इसलिए क्रिकेट के फैंस इस सीरीज के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।